तो आज हम लोग चैप्टर कवर करेंगे कोशिका जीवन की मूल इकाई सेल। अगर बायो में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करें जिससे क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो हमारा सेल है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर है एनिमल किंगडम और तीसरे नंबर पर है प्लांट किंगडम। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बायो का। इसमें पहला क्वेश्चन है डैश अमीबा जैसे संचलन स्यूडोपोडिया के साथ जिन्हें केशिका भित्तियों के माध्यम से निचोड़ सकते हैं। तो वह है WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं। इनको ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। अमीबी गति और स्यूडोपोडिया का उपयोग करके कोशिकाओं की दीवारों से होकर गुजरती हैं जिसे डायपेडेसिस कहते हैं तथा वे संक्रमण या चोट के स्थान तक पहुंचती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं RBC गोल और उभयोत्तल, उनकी मुख्य भूमिका ऑक्सीजन का परिवहन है। रक्षक कोशिकाएं गार्ड सेल पौधों में पाई जाती हैं। वे रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं शाखित और लंबित विद्युत संकेतों को संचारित करने के लिए विशिष्ट हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिकांगों के संदर्भ में एक सेंट्रियोल तारक केंद्र डैश है। तो तारक केंद्र क्या है? जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में केंद्रक झिल्ली के पास स्थित एक युग्मित बैरल आकार का अंग। सेंट्रियोल्स सूक्ष्म नलिकाओं को व्यवस्थित करने में भूमिका निभाते हैं जो कोशिका के कंकाल तंत्र के रूप में काम करते हैं। वे कोशिका के भीतर नाभिक और अन्य अंगों के स्थानों को निर्धारित करने में मदद करते हैं। लाइसोसोम झिल्ली से बंधी हुई थैली होती है जिनमें पाचन एंजाइम होते हैं। गोल्गी काय में प्रोटीन संशोधन और परिवहन में शामिल स्टैक्ड फ्लैट थैलियाँ होती हैं। प्लास्टिड पौधे और शैवाल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। भोजन उत्पादन और भंडारण के लिए जिम्मेदार होते हैं और इनमें प्रकाश संश्लेषण और रंग परिवर्तन के लिए आवश्यक वर्णक होते हैं। कोइनोसाइट के अन्य नाम की पहचान कीजिए। कॉलर कोशिकाएं। ये विशेष कोशिकाएं स्पंज में फिल्टर फीडिंग के साथ साथ प्रजनन और परिसंचरण के लिए महत्वपूर्ण है। स्टेम कोशिकाएं आपके शरीर में एकमात्र कोशिका हैं जो रक्त, हड्डी और मांसपेशियों की कोशिकाएं जैसे विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। वे क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत भी करते हैं। फ्लेम कोशिका जिन्हें प्रोटॉनफ्रेडिया या सोलोनोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है विशेष उत्सर्जक कोशिकाएं हैं जो मीठे पानी के अकशेरुकी जीवों जैसे फ्लैटवर्म, रोटिफर और रिबनवर्म में पाई जाती हैं। वे वक्र की तरह ही काम करते हैं इस ईंधन के माध्यम से जीव के शरीर से अपशिष्ट को हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रक के अलावा कोशिका का वह भाग जिसमें DNA और राइबोसोम होते हैं और इस प्रकार अपना प्रोटीन स्वयं बना सकते हैं को डैश के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर माइटोकॉन्ड्रियन लगभग सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं और इसे कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। इनमें दो झिल्ली का आवरण होते हैं। बाहरी झिल्ली छिद्रपूर्ण होती है जबकि आंतरिक झिल्ली गहराई से मुड़ी हुई होती है। कार्य मुख्य रूप से ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम के भीतर पाचन डैश एंजाइम द्वारा बनाए जाते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा एंजाइम बनाए जाते हैं। रूच अंतःप्रद्रव्यजालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाचन एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो भोजन को तोड़ते हैं जिससे हमारे शरीर पोषक तत्वों को अवशोषित कर सके। प्लास्टिड पादप की कोशिकाओं और यूग्लिना जैसे कुछ प्रोटिस्ट के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले दोहरे झिल्ली से बंधे हैं। गोल्जी उपकरण कोशिका में प्रोटीन और लिपिड के यातायात और अनुवादोत्तर संशोधन के लिए केंद्रीय झिल्ली अंग है। गोल्जी सम्मिश्र गोल्जी कॉम्प्लेक्स के आसपास के कोशिका द्रव प्रक्षेत्र साइटोप्लाज्मिक जोन में कोई कोशिका अंगक नहीं होता है। कोशिका द्रव से रिक्त इस प्रक्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो अपवर्जन का क्षेत्र जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहा जाता है। अपवर्जन का क्षेत्र जोन ऑफ एक्सक्लूजन यह स्पष्ट स्थान गोल्जी कॉम्प्लेक्स के तत्काल आसपास से माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अन्य संरचनाओं जैसे कोशिकांगों के बहिष्करण के कारण देखा जाता है। साइटोसिन जीवित ऊतक के मैक्रोमोलिक्यूलर अंश का हिस्सा DNA और RNA जैसे न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला एक नाइट्रोजन युक्त क्षार है। साइटोक्रोम यूकेरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टे और क्लोरोप्लास्ट में, पौधे के क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषक सूक्ष्म जीवों और जीवाणु में पाए जाते हैं। कोशिका विलेय साइटोसोल एक तरल पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली में मौजूद होता है और
साइटोप्लाज्म का मुख्य घटक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकाय मीजोसोम्स का कार्य नहीं है? तो गमन मीजोसोम्स का कार्य नहीं है। गमन मध्यकाय मीजोसोम्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में अंदर की ओर मुड़ी हुई संरचनाएं हैं। वे एंजाइम गतिविधि के लिए अधिक सतह क्षेत्र प्रदान करते हैं, श्वसन प्रक्रिया में सहायक होते हैं और कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति और वितरण में शामिल होते हैं। कई जैविक प्रक्रियाएं एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। पाचन एंजाइम कोशिका के किस भाग में मौजूद होते हैं? तो पाचन एंजाइम लाइसोसोम भाग में मौजूद होते हैं। ये कोशिकांग हाइड्रोलिटिक एंजाइम से भरे होते हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल और लिपिड जैसे जैविक बहुलक को तोड़ते हैं। लाइसोसोम को कभी कभी कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि जब कोशिका दोषपूर्ण हो जाती है या अपने जीवन चक्र के अंतिम चरण के करीब होती है तो वे कोशिका के अणुओं को विघटित कर देते हैं। क्वेश्चन है, ऑक्सीश्वसन एरोबिक रिस्पायरेशन का केप्स चक्र निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के भीतर संचालित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर संचालित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग, जिन्हें कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, वे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी में परिवर्तित करते हैं, जिसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उपभोग गतिविधियों के लिए किया जाता है। केप्स चक्र को साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल टीसीए चक्र के रूप में भी जाना जाता है। यह कोशिकीय श्वसन का एक केंद्रीय हिस्सा है और यह एटीपी के रूप में एसिटाइल अणुओं से ऊर्जा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? ऊतक अंग ग्रेड संगठन यूप्लेक्टेला, ये गलत है। यूप्लेक्टेला ग्लास स्पंज की एक प्रजाति है जिसमें वीनस फ्लावर बास्केट शामिल है, जो ऊतक अंग ग्रेड के बजाय सेलुलर ग्रेड का संगठन प्रदर्शित करता है। सेलुलर ग्रेड का संगठन कोशिकाओं का एक समूह है जो कार्यात्मक रूप से विभेदित होते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण माइटोकॉन्ड्रिया का संरचनात्मक विवरण दिखाता है? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का संरचनात्मक विवरण। सही फिगर माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्लीदार छड़ के आकार की संरचना है जो पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। इसका आकार 0.5 से 1 माइक्रोमीटर व्यास तक होता है। संरचना में एक बाहरी झिल्ली, एक आंतरिक झिल्ली तथा एक जेल जैसी पदार्थ होती है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। किस कोशिका अंग को छोटे गोलाकार कोशिकांग के रूप में परिभाषित किया गया है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजरता है? तो पराक्सीसोम्स के कई कार्य हैं, जैसे लिपिड चयापचय, क्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों का प्रसंस्करण, ऑक्सीडेटिव प्रक्रियाएं और डी अमीनो एसिड पॉलीमाइन और पित्त एसिड का अपचय। पेरोक्सीडेज और कैटालेज जैसे एंजाइम हानिकारक पेरोक्साइड को जल में परिवर्तित करते हैं तथा पौधों में पराक्सीसोम्स प्रकाश संश्लेषण, बीज अंकुरण और कुशल कार्बन निर्धारण की सुविधा प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एक उदाहरण है? बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुव्यवस्थित केंद्रक का अभाव होता है, जिसमें उनका आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव में स्थित एक एकल डीएनए अणु से बना होता है। इन कोशिकाओं में परमाणु झिल्ली नहीं होती है और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियोलस जैसे अंग भी नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरणों में नीले हरे शैवाल शामिल हैं। ईस्ट यूकैरियोटिक एक कोशिकीय कवक कोशिका का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण क्लोरोप्लास्ट से संबंधित है? तो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का उनके रंग द्रव्य के आधार पर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में वर्गीकृत किया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्रोमोप्लास्ट में वसा में घुलनशील कैरोटीनॉइड वर्ण जैसे कैरोटीन और ज़ैंथोफिल होते हैं जो पौधों को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होते हैं और आकार में भिन्न होते हैं, पौधों के भीतर पोषक तत्वों को संग्रहित करते हैं। क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के संदर्भ में तनुपट लिप्टोटीन अवस्था में कौन सा गुणसूत्र संबंधी व्यवहार होता है? तो गुणसूत्र का संघनित होना। लेप्टोटीन चरण अर्धसूत्रीय विभाजन के प्रोफेज में 5 उपचरणों में से पहला एक है।
एक विशेष कोशिका विभाजन प्रक्रिया जो गुणसूत्रों की संख्या को आधे से कम कर देती है। इस चरण के दौरान गुणसूत्र लंबे पतले धागों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन यौन प्रजनन करने वाले जीवों में अगुणित युग्मक उत्पन्न करता है, जो माइटोसिस के विपरीत है, जहां एक एकल कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। माइटोसिस में कई चरण शामिल हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम किसी जंतु कोशिका में डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक है? तो टोपोइजोमेरेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए प्राइमेज ये आवश्यक हैं डीएनए प्रतिकृति में। डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक एंजाइम टोपोइजोमेरेज डीएनए अणु को काटकर और फिर से जोड़कर उसे शिथिल करता है, जिससे तनाव और सुपर कोइलिंग कम होती है। डीएनए प्राइमेज डीएनए संश्लेषण के लिए एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान करते हुए विशिष्ट क्षेत्रों में टेम्पलेट स्ट्रैंड में आरएनए प्राइमर जोड़ता है। डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर में न्यूक्लियोटाइड जोड़कर नए डीएनए स्ट्रैंड को संश्लेषित करता है, जो बेस पेयरिंग नियमों से मेल खाता है। डीएनए लाइगेज नए संश्लेषित डीएनए खंडों के बीच अंतराल को बंद करता है, जिससे एक सतत स्ट्रैंड बनता है। अर्ध संरचित डीएनए प्रतिकृति से आप क्या समझते हैं? प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद प्रत्येक डीएनए अणु में एक पैतृक और एक नव संश्लेषित सूत्र होता है। अर्ध संरचित डीएनए प्रतिकृति उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा डीएनए की प्रतिकृति बनाई जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दो संतति डीएनए अणु बनते हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक पैतृक स्ट्रैंड, मूल टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक नव संश्लेषित स्ट्रैंड प्रतिकृति के दौरान निर्मित शामिल होते हैं। एक सिम्पोड में क्या होता है? सिम्पोड क्या होता है? दो या दो से अधिक अणु एक ही परिवहन प्रोटीन का उपयोग करके झिल्ली के पार एक ही दिशा में एक साथ चलते हैं। एंटीपोड क्या होता है? जब दो या दो से अधिक अणु झिल्ली के पार विपरीत दिशाओं में चलते हैं। एक दिशा में सिम्पोड, अलग अलग दिशाओं में एंटीपोड। यूनिपोड एकल अणु अन्य अणुओं से स्वतंत्र रूप से झिल्ली के पार चलता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पेप्टोग्लाइकिन से बनी होती है। शर्करा और अमीनो अम्ल से बना एक जटिल अणु है। यह जीवाणु कोशिकाओं को संरचनात्मक सहायता और आकार प्रदान करता है और उन्हें पर्यावरणीय तनाव से बचाता है। ग्लाइकोजन जानवरों में पाया जाने वाला एक संचयन पॉलीसेकेराइड है जो कोशिका भित्ति से संबंधित नहीं है। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है जो बैक्टीरिया की नहीं बल्कि पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। पेप्टोन्स प्रोटीन पाचन के उत्पाद है जिनका उपयोग कोशिका भित्ति के संरचनात्मक घटक के रूप में नहीं बल्कि सूक्ष्मजीव संवर्धन माध्यम में पोषक स्रोत के रूप में किया जाता है। विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने इस प्रक्रिया को समसूत्री विभाजन कहा था? वॉल्थर फ्लेमिंग वे एक जर्मन जीव विज्ञानी और साइटोजेनेटिक्स के संस्थापक थे। उनकी प्रमुख खोज क्रोमैटिन क्रोमोसोम। थॉमस हंट मॉर्गन को आनुवंशिकता में गुणसूत्रों की भूमिका संबंधित उनकी खोजों के लिए 1933 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गतिशील जीवाणु कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले पतले तंतुमय विस्तार फिलामेंट एक्सटेंशन क्या कहलाता है? तो ये फ्लैगला कहलाता है। कशाभिका जीवाणुओं के कशाभिका लंबाई 3 से 12 माइक्रोमीटर तथा तंतुमय सतही उपांग लगभग 12 से 30 नैनोमीटर व्यास के होते हैं। कशाभिका की प्रोटीन उप इकाइयाँ एकत्रित होकर एक खोखले कोर वाली बेलनाकार संरचनाएं बनाती हैं। एक कशाभिका में 3 भाग होते हैं: फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। पीली कुछ जीवाणुओं में कोशिका भित्ति से बाहर निकली हुई छोटी और पतली धागे जैसी संरचनाएं होती हैं।